नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना लॉक राज्य अनलॉक और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। देश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही देश में अनलॉक होना शुरू हो गया है। ऐसे में यह सवाल बरकरार है कि क्या अनलॉक में जनता कोरोना नियमों का पालन करेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद अब फिर से अनलॉक की शुरुआत हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अनलॉक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कई जगह बाजार, सार्वजनिक परिवहनों को छूट दी गई है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में आज से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। पंजाब ने 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश ने 71 जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य में रविवार और शनिवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। झारखंड ने 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। अब सवाल यहां ये उठता है कि देश अनलॉक होने से क्या कोरोना को और बढ़ावा नहीं मिलेगा। अनलॉक के दौरान जनता क्या कोरोना नियमों का पालन करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब जो कि अनलॉक की स्थिति आ रही है, ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो उनको कोरोना मामले बढ़ने से रोकने हैं, दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक बार फिर से राज्य में वही स्थिति ना आ जाए जो फर्स्ट वेव के दौरान सामने आई थी। फर्स्ट वेव के दौरान भी लोगों ने यह मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया है और तमाम अपनी गतिविधियों को सामान्य दिनों की तरह उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह रहा कि दूसरी लहर जब आई तो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम से धड़ाम से कोलैप्स कर गई। हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया और इतने बड़े केस आए कि 35% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था। सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत ज्यादा हालात खराब रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जिन राज्यों ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया उनमें दिल्ली पहला राज्य रहा। और दिल्ली में जिस तरीके की परिस्थितियां लागू रहीं उस सब ने देखी। अब दिल्ली में मेट्रो 50% क्षमता के साथ खोली जा रही है। तमाम जो गतिविधियां हैं वो शुरू की जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट शुरू की जा रही हैं और डोर स्टेप राशन की डिलीवरी, इसकी बात भी वहां के सीएम केजरीवाल के द्वारा की गई है। लगातार हालात जो है वो सबके सामने है और महाराष्ट्र में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अगर कोरोना ने किसी एक राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले आता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट और सबसे ज्यादा मौतें, ये एक बड़ा चैलेंज वहां पर बना हुआ है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मनीष अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। अब क्योंकि आपको सिनारियो पूरा पता है, धीरे धीरे अब जो स्थितियां हैं वो बहुत सुधर रही हैं। 2 महीने में पहली बार सबसे कम केस रिकॉर्ड हुए हैं और इसी के चलते अब तमाम राज्य जो हैं वो धीरे धीरे अनलॉक करते जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि कहीं जो पहली लहर में हुआ था वही चीजें फिर से तो ना दोहरा दी जाएं। मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो मनीष जी से हमारी अभी उन तक आवाज नहीं जा रही है, तकनीकी खामी है। लेकिन जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें यह बड़ा सवाल जरूर हो जाता है कि जब बहुत दिनों के बाद स्थितियां नॉर्मल हुई हैं तो जनता जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लापरवाह नजर आ रही है। कई जगहों पर भीड़ का आलम देखा गया है और ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई, बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। वहीं बात करें तो अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर पाबंदी लागू रहेगी। जिम हो गए, स्पा हो गए और ऐसे तमाम जो कोचिंग सेंटर हो गए, यहाँ पर ये पाबंदियां लागू रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या अनलॉकिंग के दौर में, क्योंकि जान के साथ साथ हमको जहान जो है उसका भी ख्याल रखना है और ये बड़ा सवाल हो जाता है कि अब कोरोना तो कंट्रोल में रहेगा लेकिन जो जनता है वो अगर अनकंट्रोल हो गई तो स्थितियां फिर से एक बार वही ना बन जाएं जो पहले देखी गई थी। देश के डॉक्टर्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, जबकि देश में एक के बाद एक नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ब्राजील से एक नया वेरिएंट सामने आया है जो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी से फैलता है और ये केस अपने आप में अनूठा है। इस वायरस की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग किस्म का है और ये वेट पर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करता है। मात्र 1 हफ्ते में ही
जिस व्यक्ति पर यह अटैक करता है उसके वेट को प्रभावित कर देता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की बहुत अच्छी तैयारियां नहीं है, तमाम जो जनता है उसकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। कई इलाकों में ऐसा देखा गया है कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर पहुंचती हैं तो वो लोग अपने घरों से भाग जाते हैं। लोगों में जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वहां की एक बड़ी आबादी में यह है कि बुखार आ जाता है वैक्सीनेशन के बाद, और धीरे धीरे उनके बीच में ये अफवाह जो है वो उनके दिमागों में घर कर गई है। तो ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, साथ ही साथ सरकार के सामने भी चुनौती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव भी कंडक्ट करवाने हैं, और चुनावों में जिस तरीके से भीड़ जुड़ती है, जिस तरीके से सभाएं होती हैं, वो एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने होगा। चुनाव आयोग पर इस दूसरी लहर के दौरान भी बहुत ज्यादा जो है वो आरोप लगे थे। तो इसी बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष अवस्थी और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय लाइव जुड़ गए हैं। मनीष अवस्थी और आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। तो अब जो स्थितियां हैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये चुनौती इसी के साथ बढ़ गई है कि क्या कोरोना पर एक बार फिर से लोगों को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग अति उत्साह में अब ये मान बैठे कि कोरोना खत्म हो गया। बिल्कुल, इस तरह अति उत्साह से मचना चाहिए जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि अभी भी लोगों को ये सिंपल नियम है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र यही है, और साथ में वैक्सीनेशन, जिसके लिए हमारी सरकार बहुत जागरूक है और वो वैक्सीनेशन करवा रही है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सजग होकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और अपने नियम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को फॉलो करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो पिछले 1 साल से रटाया जा रहा है और बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे कान से ऐसा लगता है कि लोगों ने निकाल दिया, इसका पालन हो नहीं पा रहा मनीष अवस्थी जी। और ऐसे में अब सामाजिक कार्यकर्ताओं के आगे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जागरूकता जो है हर बार पुलिस के डंडे के जोर पर नहीं फैलाई जा सकती। बिल्कुल, इसके लिए हमें जागरूकता के हमारी एनजीओ है जो कि, और साथ में सरकारी संस्थाएं हैं, वो मिलकर इस चीज को फैला सकती हैं और लोगों के अंदर जागरूकता ला सकती हैं। हम खास तौर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों को मास्क के बारे में विशेष नहीं पता है, तो उनको उस बारे में हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, जिससे कि ये तीसरी लहर अगर संभावित है तो उससे हम बच सकेंगे। आरबी उपाध्याय जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार के सामने और कोई विकल्प तो है नहीं? स्थितियां भले ही एक बार अभी कंट्रोल में दिख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ के हुजूम उमड़ रहे हैं, मैं खुद अगर अपनी व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो मैंने खुद देखा है, लोगों के मुंह से मास्क नजर रहता है, पुलिस कहीं पर दिख जाती है, खाकी वर्दी कहीं पर दिख जाती है, तो लोग फटाक से अपना मास्क जो है वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन क्या इस रूप से हम ठीक कर रहे हैं? क्या जनता इस तरीके से लापरवाह होकर एक नई चुनौती पेश नहीं कर रही? देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है पवन पांडे जी, जो हमारे दर्शक हैं इनको समझना पड़ेगा कि आप सरकार के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का कारण मैं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। जब ये जागृति आएगी तो डेफिनेटली जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, तो उस पर थोड़ी रोक लगे। कुछ गलतियां ये नहीं है कि भाई जनता ही सब चीज के लिए जिम्मेदार है। पीछे देखेंगे जब इलेक्शन आता है तब रैलियां होती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां रैली कर रही होती है, ना कोई मास्क होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होता है। वहां पब्लिक से हम उम्मीद करते हैं कि भाई वो सब कुछ करेगी, तो उस पब्लिक को देखिए एक रोल मॉडल कौन है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। खुद भी उनको प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है, दूरी है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, वो खुद एक्चुअल में एक मिसाल पेश करें, तो डेफिनेटली उस पर जनता पर एक असर आएगा। ये बात अलग है कि भी हम सब लोग बिना डंडे के नहीं मानते, ये एक विडंबना है हमारे देश। जैसे हम कोई जो डंडा मार रहा है, पुलिस है या प्रशासन है, उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और देखिए, सेकंड वेव में आपने देखा है जिस तरीके से कहर बरसा है, फर्स्ट वेव के बाद भी हम इस तरह से ही लापरवाह हो गए थे। हमने सोच लिया था कि भाई कोविड चला गया, लेकिन वो महामारी गई नहीं है, कुछ समय कंट्रोल में रही। उसके बाद आप देखेंगे जिस जो भीषण रूप अख्तियार किया, बहुत सारी जानें गई, और उसके बाद लोग ट्राई करने लगे।
सब लोगों को समझ में आया कोविड प्रोटोकॉल। तो जब बिल्कुल विपदा सर पर आ जाएगी तभी हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तभी हम सारी चीजों को फॉलो करेंगे, ये ठीक नहीं। इस स्थिति में बदलाव लाना होगा, इस मानसिक स्थिति को हमें बदलना होगा और हम बिल्कुल बिना किसी के कहे और सुने हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आगे हम सुरक्षित रहेंगे। और जब हम सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। लेकिन उपाध्याय जी, जिस तरीके से सरकार की अभी आप देख रहे हैं कार्यप्रणाली चल रही है, वो लगातार दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी उन्होंने कड़े कदम उठा रखे हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में तो अगर आप मास्क नहीं पहनते तो पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना है और जुर्माना वसूला भी गया है। बताया गया कि करीब 86 करोड़ रुपए के आसपास एक साल में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आंकड़े खुद जारी किए थे कि हमने मास्क ना पहनने वालों के इतने चालान काट के ये राजस्व वसूला है। तो लेकिन जनता दंडात्मक कार्रवाई से भी कहां मान रही है? क्या ऐसे में अन्य उपाय तलाशे जाने चाहिए? देखिए, जुर्माना करना या कोई दंडात्मक कार्रवाई कोई आखिरी उपाय नहीं, ये तो जनता को खुद सोचना होगा और जनता में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करना होगा तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम और सुखद परिणाम उसके आएंगे। लेकिन क्या विकल्प बचता है सख्ती करने के अलावा? पुलिस प्रशासन किस तरीके से, मान लीजिए बार बार रेडियो पर, अखबार पर हम सब लोग कह रहे हैं कि भाई मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी है, उसके बाद कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा, सरकार के पास विकल्प क्या बचता है? फिर विकल्प वही बचता है, दंडात्मक कार्य। और उस भाषा में ही ज्यादातर जनता समझती है, जो कि ठीक नहीं है, मैं उसे उचित नहीं मानता। हम सब लोगों को अवेयर होगा, समाज को अवेयर होना पड़ेगा और खुद को आगे आकर दूसरे लोगों को भी समाज ही खुद करे कि भाई मैं अगर मास्क नहीं लगा रहा हूं तो मेरा बाइकआउट होना चाहिए। मैं जिस मार्केट में जा रहा हूं, जिस शॉप पे जा रहा हूं, वहां लोग मुझे टोकें। मतलब हमको आपस में ही एक व्यवस्था बनानी होगी और जो मानसिक स्थिति है वो बदलनी होगी। और जब मन स्थिति बदलेगी तो डेफिनेटली वो जो एक जिम्मेदारी का भाव आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्याय जी, आपने अभी एक बात कही थी कि जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों के आचरण से वो ज्यादा वहां से सीखती है और आपने चुनावी रैलियों की बात की। ये बात ठीक थी कि लोग वहां पर बिना मास्क के रैली करते थे और बाद में वर्चुअली मास्क लगाकर संबोधित करते थे, तो ये चीज तो ठीक रही और इसके ऊपर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। चुनाव आयोग पर जिस तरीके की टिप्पणी की पब्लिक फोरम में है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, जिस तरीके की वहां टिप्पणी की गई। अब एक दूसरी चुनौती और भी है, क्योंकि एक तरफ तीसरी लहर आने को है, दूसरी तरफ अब एक ये भी चुनौती है कि 5 राज्यों में चुनाव कंडक्ट कराने हैं। देखिए, मैं मानता हूं चुनाव जरूरी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चुनाव से भी ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। पवन, हमारे पास हेल्थ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि बहुत सारे लोग अगर मान लीजिए बीमार हो जाए तो हमको बेड दे पाए या वेंटिलेटर दे पाए, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो हम अगर अपने आप में सुरक्षित हमें रहना है तो कोविड प्रोटोकॉल का जो कोविड के नियम है, जो भी गाइडलाइन आती है, उन सबको अच्छे से पालन करें तो तीसरी लहर को हम हरा सकते हैं। देखिए, और वो जो लहर आएगी वो इतना नुकसान नहीं करेगी अगर हम फिर गफलत में रहेंगे और हम उसी जो हमारी आदतें हैं उन्हीं आदतों को दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगे, भूल जाएंगे कि भी कोरोना नाम का भी कोई वायरस है, तो बहुत बड़ा नुकसान। जिस तरह सेकंड वेव में हमने देखा है, फर्स्ट वेव में उतना नुकसान नहीं हुआ था, जान बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे जानकार, बहुत सारे परिवारों के एक परिवार से कई लोग गए हैं और उन लोगों से पूछिए जाके, तब पता चलेगा। हम लोग मीडिया में अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता बहुत हल्के में लेती है। तो इसको हल्के में लेना बंद करना होगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। हम लोग सरकार के भरोसे रहें कि भी बीमार हो जाएंगे सरकार हम सबको, तो देखिए बिल्कुल मान लेना चाहिए हमें कि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है, सीमित संसाधन है। हम लोगों को पहल करनी होगी कि जो भी कोविड नियम है उनका पालन करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा, तो जो स्थिति होगी वो सुखद हो सकती है। क्यों? देखिए, टीकाकरण भी एक उपाय है, लेकिन टीकाकरण की भी आप जो स्पीड देख रहे हैं, एक ह्यूज पॉपुलेशन है,
हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन का देश है हमारा। ठीक है उपाध्याय जी, मैं टीकाकरण वाले सवाल पर आऊंगा, एक अलग एंगल पर आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जाती हैं ग्रामीण इलाकों में, वैक्सीन देने का प्रयास करती हैं, लेकिन लोग जो है वो उसको, उनके मन में कुछ और ही अफवाह है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसे भी आया कि लोग नदी में कूद गए। अब इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन जी। आप जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उसको वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम फैल गए हैं। शुरुआती दौर में हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मिथ फैलाया कि इसके लगने से आपको 90% तक की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में क्या नाम है आपकी जिंदगी को लेकर खतरा है, आपके वाइटस ठीक नहीं रहेंगे, तो इसको लेकर काफी भ्रम फैलाए गए। लेकिन इसको लेकर हम खासतौर पर हमारी एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये विशेष जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच जाए और उनके बीच में नुक्कड़ नाटक के जरिए या लोगों को उनकी अपनी बोलचाल की भाषा के जरिए उनके सामाजिक परिवेश के जरिए समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्सीनेशन करवाए, और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हम कोरोना को हरा पाएंगे। खासतौर पर वैक्सीनेशन के जरिए ही हमारे सारे प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब हमारे देश की 100% जनसंख्या वैक्सीनेशन करवा पाएगी। इसके लिए बहुत जरूरी वैक्सीनेशन करना है। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी होती नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं पब्लिक के साथ, और पूरा खेल पब्लिक का ही है। अगर देखा जाए जो हमारी नौकरशाही हुई या फिर हमारी ये जो विधायिका हुई, ये भी पब्लिक के बीच से ही जाते हैं। पब्लिक से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है और सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका इसमें निभा सकती हैं। क्या प्लान आप लोगों ने सोचा है, किस तरीके से आप इस लड़ाई में अपना सहयोग दे सकते हैं और क्या चेंजेस चाहते हैं? अगर आप कुछ बताएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से कुछ सुझाव देना चाहें कि इस तरीके से स्थिति और बेहतर हो सकती है। पहले तो आपको सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे जो वैक्सीनेशन है वो ब्लॉक लेवल से और ऊपर उठे ये ग्रामीण परिवेश में CSC के लेवल पे जाए, ताकि हमारे यहाँ जो एएनएम्स है, आशा कार्यकर्ता है, जो कि इस कार्य में बहुत ज्यादा हम लोगों को समझाने में मददगार साबित हो सकती है, लोगों को मिथ से दूर कर सकते हैं। और दूसरी सलाह हम ये देना चाहेंगे सरकार को कि वैक्सीनेशन को इतना सुलभ बना देंगे कि कोविन ऐप है या आरोग्य सेतु ऐप है, इसके जरिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हमारे खास करके युवा वर्ग से आ रही है, तो उसको दूर करने का प्रयास सरकार को जरूर जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और लोगों को प्रेरणा का कारक हमारे युवा बन सकते हैं। उसके लिए हम लोग को सबसे ज्यादा ईमानदारी पूर्वक ये प्रयास करना चाहिए कि हम कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप में इससे ज्यादा हम लोग इससे सलाह लाए कि जिससे कि वो युवाओं को रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है, बुजुर्ग लोगों को रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है, और खासतौर पर हमारी ग्रामीण जनता को यदि पढ़ी लिखी नहीं है जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा कष्ट महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है, जिससे कि और ज्यादा लोग उसमें जुड़ सके और वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जा सके। आरबी उपाध्याय जी, एक पत्रकार होने के नाते अगर आप पत्रकारीय विश्लेषण करें तो इस वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही चिंताजनक हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से इनका निदान हो सकता है और असल समस्या है कहाँ? क्यों नहीं ग्रामीण का जो हमारा एक ग्रामीण तबका है ये इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा अभी भी? देखिए, दिक्कत कहाँ हुई पवन, शुरू में कुछ लोगों ने एक मिथक फैलाया कि बीजेपी की वैक्सीन है, जबकि वैक्सीन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती। और हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन में नहीं लगा। अरे भाई, वैक्सीन किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। वैक्सीन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं और उसके बाद वो टीका इजाद होता है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वो जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है जी। जिस तरह सरकारें जनता के लिए, जनता के द्वारा दी जाती है, उस तरीके से ही ये अभियान है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जब टीका लगवाया उसके बाद देखेंगे लोगों में एक विश्वास जगा। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने टीका लगवाया और पब्लिक डोमेन वो चीजें आई तो लोगों का विश्वास बढ़ा। लेकिन ग्रामीण आंचल तक या बहुत बड़ी आबादी तक अभी वो जो मिथक है वो टूटा नहीं है, तो उस मिथक को तोड़ना होगा। हम लोगों को कुछ कदम हैं जो उठाने पड़ेंगे सरकारों को। एक तो बार बार लाइन में न लगना पड़े,
ये ना हो कोई भी मैं वैक्सीन सेंटर पर गया और वैक्सीन खत्म, अब 2 दिन बाद आना, 4 दिन कब आएगी कुछ नहीं पता। तो वो जो असमंजस की स्थिति है उसको तोड़ना होगा। ज्यादा लाइन में नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई होगी। और देखिए गांव में ये इंटरनेट और ये सब नहीं है। हम डिजिटल युग में अभी गांव में जहां आप देखेंगे कि बिजली की सुविधा नहीं है, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वहां जो नेटवर्क है वो भी ठीक नहीं जी। तो उस पर भी हमें एक विचार करना होगा, एक नीति अपनानी होगी कि गांव में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो और किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, तो वो लोग आगे आएंगे। अभी तक तो शहरों में ही कंफ्यूजन है। मैं देखता हूँ जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए कह दिया कि वो जाए और वो जाता है वैक्सीन सेंटर पर, वहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, 1 दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, तो उसका जो विश्वास है वो डिगता है, वो टूटता है जी। जबकि जी इस चीज का असर उपाध्याय जी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें हमारे यहाँ की एक बड़प्पुरम कंपनी है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। बताया जा रहा है कि $55 मिलियन का सोना जो है वो नीलाम करना पड़ा। जिन लोगों ने वहां पर लोन लिया था वो उसको चुका नहीं पाए। ये स्थिति हो गई है, रोजगार खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जीवन के साथ जीविका शुरू करनी ही पड़ेगी। देखिए कैसे नहीं चुका पाया आदमी, अब ये सोचना होगा आपको कि मैंने गोल्ड रखे और लोन लिया, एक रिक्शा खरीद लिया मैंने सपोज कर। अब क्या होता है कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में वो काम बंद हो गया। मैं तो रोज रिक्शा चलाता था, रोज कमाता था ना जी, तो मेरे पास कोई पूंजी तो थी नहीं। जो मेरे पास गोल्ड जो पूंजी थी वो मैंने बैंक में रख दी या जो भी लोन देते हैं उनके यहाँ रख दी। तो ऐसे बहुत सारी बेरोजगारी हुई। जो रोज कमाने वाले थे, खाने वाले थे, जो मजदूर तबका था, उसके हाथ से काम छिना है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और देखिए बेरोजगारी की दर है वो भी 8 से 12% पर पहुंची है। मतलब 1 करोड़ के करीब नए बेरोजगार पैदा हुए। तो ये जो स्थितियां हैं, जब आदमी पहले पेट भरेगा लोन तो बाद में चुकाएगा, जब वो पेट नहीं भर पा रहा, अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा वो। उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंकों के पास जो उनका पैसा जो गोल्ड गिरवी रखा था वो इसको जब्त कर लेते हैं और फिर वो अपना पैसा वसूल करने के लिए क्या करते हैं, वो गोल्ड को नीलाम करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ दिखता है। मैं देख रहा हूँ आसपास में, आप नजर दौड़ाएंगे जो भी हमारे दर्शक हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बेरोजगार हुए। हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है, सरकारों की आमदनी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बेअतासा बढ़े हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने के वो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो वो कहाँ से आएगा, वो सब यहीं से आएगा। और देखिए कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं रहा जो कि कमजोर नहीं हुआ, जो कि आर्थिक तंगी नहीं झेल रहा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे जो बस वाले थे, जिनकी बसें स्कूलों में लगी हुई थी या शाम को सुबह शाम चक्कर लगाती थी, अब इतने दिनों से आप देखेंगे उनका भी रोजगार ठप हो गया है। और एक रोजगार के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। मान लीजिए बारात घर है, बारात घर के साथ कितने लोग जुड़े। बारात घर मैंने बंद कर दिया तो वहां पर जो भी हलवाई था, बिजली वाला था, फूल वाला था, मतलब कितने लोग। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम बंद होता है तो कंस्ट्रक्शन के साथ जो 10-20 इंडस्ट्री और लगी होती हैं वो भी इफेक्टेड होती है। तो बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर आया है। लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प दूसरा बचा नहीं था। हमारे पास उतनी तैयारी, उतने संसाधन नहीं थे। उपाध्याय जी अभी तो ठीक है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस कम हो गए हैं, लोड इतना हॉस्पिटल्स पर है नहीं, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। लेकिन जब अनलॉक होंगी चीजें एक बार फिर से ग्राफ बढ़ने की संभावना है। लगातार वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, लेकिन और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होने वाली है। अब क्या हमारे देश में इस तरीके के इंतजामात हैं? वैसे ही बहुत ज्यादा आईसीयू की कमी है, ऊपर से बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू, इसकी तो और भी ज्यादा कमी है। देखिए पांडे जी, ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास जो जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं और जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर हम मामूली जीडीपी का हिस्सा खर्च करते हैं। आप देखेंगे विकसित देश जहाँ उनकी परसेंटेज जीडीपी की बहुत हाई होती है स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने को, हमारे यहाँ अभी तक उस तरह का चलन नहीं रहा है। हमारे यहाँ इसको बेकार की चीज माना जाता है स्वास्थ्य पर खर्च करना।
इसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे स्वास्थ्य का ढांचा हम डेवलप नहीं कर पाए, और महामारी से हमने अब सीखा है कि भी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हमें तो उपाध्याय जी, अगर फाइनली निचोड़ में समझें तो ये जो अब प्रक्रिया सरकारें अपना रही हैं, इसके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन बचा नहीं, कोई और विकल्प बचा नहीं? देखिए, फिलहाल कोई विकल्प नहीं। लॉकडाउन से ही आप देखेंगे स्थितियों को संभाला गया है जी। अदरवाइज जो हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आबादी के अनुपात में कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, सब व्यवस्था चरमरा गई थी। आप देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय और मनीष अवस्थी, आप दोनों का टीवी 100 से जुड़ने के लिए। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।